गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। We have covered the topic of mental development. Now today's topic is Piaget theory of cognitive development. First of all, we have to discuss about what is cognitive development. संज्ञानात्मक विकास क्या है? Cognitive development is a process including mental abilities like sensation, perception, imagination, retention, recall, problem solving thinking, and reasoning. Then cognitive development is a process which many mental abilities we have discussed earlier. Sensation, what is sensation? We have discussed perception, imagination, retention, recall, problem solving thinking, and reasoning. These all mental abilities, process of these mental abilities, we can say operations of these mental abilities is called cognitive development process. Here we have to quote Nisser statement. Nisser says, in cognitive functioning, person receives sensory or information, transform it, elaborate it, store it, and recover it or apply it at proper situation and time. It means cognitive functioning. What is cognitive functioning? In cognitive functioning is also a process in which a person receives the information through senses. That's why it's called sensory information. कोई भी चीज देखकर, जैसे इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि कोई भी चीज देखकर इंफॉर्मेशन हमने एनवायरनमेंट से ली, सेंसरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे जो दृष्टि संवेदना के थ्रू हमने कोई इंफॉर्मेशन ली, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, इसके बाद उसका विस्तारण किया और उस इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर किया। इसके बाद जब कभी हमें जरूरत पड़ी उस इंफॉर्मेशन की, तब हमने उसको रिकवर किया या दूसरी सिचुएशन पे अप्लाई किया। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग। सबसे पहले हम किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको एलोबरेट करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं और इसके बाद जब कभी जरूरत पड़ती है तो उसको रिकॉल करके हम अप्लाई करते हैं। उसी सिचुएशन पे दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या किसी दूसरी सिचुएशन पे हम अप्लाई करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग। और इस पूरी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में हम कौन कौन से मेंटल एबिलिटीज का यूज करते हैं? सेंसेशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन, रिटेंशन, रिकॉल, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये सारे मेंटल एबिलिटीज के थ्रू हम इस तरह के प्रोसेस में कॉग्निटिव फंक्शनिंग करते हैं। ये हो गया हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद में अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहली थ्योरी जीन पियाजे की थ्योरी है। जीन पियाजे के बारे में समझ लेते हैं। इन्होंने चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है। इस स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। 1896 से 1980 तक
ये 1896 में इनका जन्म हुआ था। ये बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर भी थे, जिन्होंने एपिस्टेमोलॉजी में बहुत काम किया था, ज्ञान शास्त्र। इन्होंने एल्फ्रेड बिने के साथ इंटेलिजेंस टेस्ट पे भी काम किया था, और चूंकि मनोवैज्ञानिक थे इसीलिए इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे बहुत काम किया। इनके अपने 3 बच्चे थे और इनकी जो थ्योरी है वो बेस्ड है इनके उन्हीं तीनों बच्चों के कॉग्निटिव, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने बच्चों में कि किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट उन बच्चों में हुआ। लगातार ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की, इसीलिए इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी कहते, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इनका बहुत काम था। अब इसके बाद आते हैं इनके कीवर्ड्स क्या थे इनकी थ्योरी के। सबसे पहला कीवर्ड था इनका एडेप्टेशन, समायोजन। और इन्होंने कहा कि समायोजन की प्रक्रिया में ये दो जो वर्ड्स हैं, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बताते हैं क्या है इनका मीनिंग। दूसरा जो कीवर्ड है इक्विलिब्रियम, तीसरा कंजर्वेशन, नेक्स्ट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, मेंटल ऑपरेशंस, स्कीम्स, स्कीमा एंड डिसेंटरिंग। इनका कहना था कि सबसे पहला जो प्रोसेस है वो, अगर हम इसको ऐसे समझें तो सबसे पहला पार्ट जो है प्ले करता है वो है एसिमिलेशन। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उसको देखकर एसिमिलेट करते हैं। एसिमिलेट का मतलब क्या होता है? एसिमिलेट मतलब आपका जो है आत्मसातीकरण, आत्मसात करते हैं उस चीज को। कोई भी चीज अगर हम सामने देखते हैं तो उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, तो इसकी हिंदी है आत्मसातीकरण। किसी चीज को देखकर आत्मसात करने के में, अब मान लीजिए किसी चीज को देखा, उसने आत्मसात किया कि ये चीज ऐसी है। इसके बाद नेक्स्ट उसने किसी चीज दूसरी चीज को देखा, तो उस दूसरी चीज को देखने पर, वेरी बैड, आप लोग बीच में डिस्टर्ब करते हैं, ये बहुत गलत बात है। हमेशा टाइम पर आइए आनंद सिंह, बहुत गलत बात है ये, बीच में आप डिस्टर्ब करते हैं। तो पहले किसी चीज को देखकर हम आत्मसात करते हैं उस चीज को, और उसके बाद दूसरी चीज को अगर हमने मान लो देखा, किसी बच्चे ने देखा, तो उसके बाद में वो दूसरी चीज को देखकर उसके दिमाग में एकदम डिसइक्विलिब्रियम बनता है, मतलब असंतुलन की स्थिति पैदा होती है कि ये चीज ऐसी है और ये दूसरी चीज ऐसी है। तो इस तरह से, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही वो उस दूसरी चीज को देखकर उसके दिमाग में इक्विलिब्रियम होने की कोशिश करता है। वो उस दूसरी चीज को और जो पहले की चीज थी उसकी, उसको, दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करता है, आपस में एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्वालिटीज हैं, उनको आपस में कंपेयर करता है, और इसके बाद में वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में आता है, संतुलन की स्थिति में आता है कि ये चीज ऐसी है और ये दूसरी चीज ऐसी है। तब जाकर के फोर्थ स्टेज में उसके अंदर अकोमोडेशन, उस दूसरी चीज को अपने अंदर, कह सकते हैं आप, आत्मसात या दूसरी चीज को समझने का प्रयास करता है, दूसरी चीज के साथ समायोजन करने का प्रयास करता है। इसके लिए एग्जाम्पल दिए उन्होंने, जैसे मान लीजिए बच्चा सबसे पहले बिल्ली को देखता है और बिल्ली को देखकर वो समझता है, उस चीज को आत्मसात कर लेता है कि ये जो चीज है, ये पशु है, जीव है, वो बिल्ली है, ऐसे ऐसे इसकी रचना है। इसके बाद में उसके सामने मान लीजिए
डॉगी आता है तो पहले तो वो देखता है कि ये बिल्ली है, लेकिन वो देखता है कि नहीं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, तो डी इक्विलिब्रियम की स्थिति, असंतुलन की स्थिति उसके अंदर आती है। बाद में वो कंपेयर करने की कोशिश करता है कि अच्छा वो जो पहले थी वो इस तरह थी और ये जो है वो इस तरह है। तो इस तरह से जब वो समझने की कोशिश करता है तो उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम की स्थिति आती है, सारी क्वालिटीज को देख करके, उसकी ट्रेड्स को देखकर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, उसकी रचना और शेप को देख करके, और उसके बाद वो समझ जाता है कि ये जीव अलग है और ये जीव अलग है, और इस तरह से वो अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। तो ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं एडेप्टेशन। दूसरी चीज उन्होंने बताई, इसका एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, जैसे बादल में मान लीजिए उसको चिड़िया का एक कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में है कि चिड़िया ऐसी ऐसी होती है, तो जब उसके सामने एरोप्लेन आता है तो वो एरोप्लेन को देख करके भी पहले तो चिड़िया समझता है, तो ये है एसिमिलेशन। लेकिन उसने जब देखा कि नहीं ये दोनों चीजों में उसको बताया गया या उसने खुद से समझा, तो उसने देखा कि नहीं दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तब जाकर के उसको समझ में आया कि डिफरेंस के कारण जो है, जब उन दोनों चीजों में अंतर को वो समझ लेता है तब इक्विलिब्रियम की स्थिति आती है, और उसके बाद उसके अंदर एकोमोडेशन यानी कि दोनों चीजों को समझकर उसको समायोजन करने की स्थिति, और उस पूरे प्रोसेस को दोनों के अंतर को समझकर कि ये चिड़िया है और ये एरोप्लेन है, ये हेलीकॉप्टर है, तो इस तरह से वो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है और इन सब चीजों में उसकी मेंटल एबिलिटीज काम करती है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण। संरक्षण का सिद्धांत कि एक चीज अगर खत्म होती है तो वो पूरी तरह से समाप्त ना हो करके उसके स्थान पर दूसरी चीज डेवलप हो जाती है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाप्त ना होने की स्थिति में होती है, उसका रूप बदलता रहता है, ये कंजर्वेशन। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स मीन्स मेंटल एबिलिटीज के स्ट्रक्चर्स, मेंटल मॉडल्स कह सकते हैं आप, मतलब मेंटल स्ट्रक्चर्स जो है सारी चीजों का, कि वो जो रीजनिंग है या जो ये एबिलिटीज हैं उनके अपने अपने स्ट्रक्चर जो है वो इनको संज्ञान, मानसिक क्षमताओं के सेट को, मेंटल जो एबिलिटीज हैं या मेंटल जो कैपेसिटीज हैं उनके पूरे सेट को, उनके चीजों को हम कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। मेंटल ऑपरेशंस क्या है? इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के द्वारा जो प्रोसेसिंग होती है वो है मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशंस जो हैं उनको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि एक्शंस ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, मेंटल ऑपरेशंस आर एक्शंस ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मेंटल ऑपरेशन। कार्यविधि, मानसिक कार्यविधि, और मानसिक कार्यविधि किसकी सहायता से होती है? मानसिक कार्यविधि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की सहायता से होती है। इसके बाद स्कीम्स एंड स्कीमा, ये दो शब्द उन्होंने कहे। अब इसमें पहले स्कीमा क्या है? स्कीमा जो है वो एक तरह से कह सकते हैं आप मेंटल मॉडल्स हैं, ढांचे हैं, जिसमें बच्चा अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो रखता है, मॉडल्स के फॉर्म में वहां पर रखता है स्कीम्स में। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे फ्रिज में बर्फ के ढांचे होते हैं ना, जिसमें हम लोग आइस आइस ट्रे में, तो अलग अलग उन ढांचों में वो अपनी इंफॉर्मेशन को रखता है, ये है स्कीमा। स्कीमा जो है प्याजे ने इसको कहा कि एक ऐसी मानसिक संरचना जिसमें कि सामान्यीकरण करने के बाद जो है सामान्यीकरण किया जाए और इंफॉर्मेशन को रखा जाए। और स्कीम्स क्या है? स्कीम्स प्रोसेसिंग है, इस प्रोसेसिंग के थ्रू स्कीमास में इंफॉर्मेशन को रखा जाता है ना। ये जो है ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है, स्कीम्स जो है एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स है। स्कीम्स आर ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स जिसे आसानी से हम रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पैटर्न है कि बच्चा जो है स्कूल जाता है और स्कूल जाने के लिए वो प्रॉपर प्रोसेसिंग करता है,
सबसे पहले उठना, नहाना, ड्रेसअप होना, शूज पहनना, अपने स्कूल बैग को लेना, टिफिन बॉक्स को रखना, ये पूरा एक तरह से एक पैटर्न है, बना बनाया पैटर्न है। तो ये स्कीम्स हैं, पैटर्न्स जो हैं वो स्कीम्स हैं। और स्कीमा क्या है? वो ढांचे हैं जहां पे इंफॉर्मेशन जो है वो रखी जाती हैं, जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन। स्कीमा, पियाजे ने स्कीमा को कहा एक विशेष प्रकार की मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, इनको कहते हैं हम स्कीमा। मेंटल ऑपरेशंस की तरह ही कुछ है उनका स्कीमा। इसके बाद में डीसेंटरिंग। डीसेंटरिंग की मीनिंग है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण जो है उसका मतलब है किसी भी वस्तु को, किसी भी सूचना को वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचना, क्रमबद्ध तरीके से सोचना, वास्तविक ढंग से समझना, किसी भी सूचना को या किसी भी चीज को ऑब्जेक्टिविटी के साथ समझना, रियलिटी के साथ समझना, इसको कहते हैं हम डीसेंटरिंग। और छोटे बच्चों में ये डीसेंटरिंग की क्वालिटी बहुत छोटे बच्चों में नहीं होती है, ऐसी लिमिटेशन पियाजे ने बताई है। तो इस तरह से कीवर्ड्स हैं उनके। इसके बाद अब हम आते हैं पियाजे की स्टेजेस के बारे में। ये 4 स्टेजेस में उन्होंने अपनी थ्योरी को बताया है। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हिंदी में कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था जो कि 0 to 2 years चलती है, ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था उन्होंने कहा प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से लेकर के 7 साल तक चलती है। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 12 साल तक चलती है, तो हिंदी में कहते हैं ठोस संक्रिया अवस्था। और चौथी अवस्था है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन जो कि 11 साल से लेकर के एडल्टहुड तक चलती है, और इसको कहते हैं हम औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो ये चारों अवस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनकी थ्योरी में। देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने इन चारों अवस्थाओं को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहली हमारी स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जैसा कि बताया है इन्होंने, सेंसरी मोटर स्टेज जो है 0 to 2 years है। देखिए आप फिर से एक बार, 0 to 2 years है सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें आप उसको ध्यान रखिएगा इन्फेंसी स्टेज को। 0 to 2 years मोस्टली इन्फेंसी स्टेज रहती है, जो स्पेसिफिक इन्फेंसी स्टेज है। तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने पढ़ी थी, और यहाँ पर इनकी सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये बता रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि उनका कहना था बच्चा जन्म से ही कुछ मेंटल स्ट्रक्चर लेके जन्म लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मेंटल स्ट्रक्चर्स उनके उसके माइंड में बनते हैं वो जन्म के बाद बनते हैं, जन्म से ही कुछ मेंटल स्ट्रक्चर लेकर के चलता है। और उसकी सबसे पहली अवस्था जो होती है ये होती है स्टेज ऑफ, इसी स्टेज में सेंसरी मोटर स्टेज में सबसे पहली सब स्टेज जो है वो है रिफ्लेक्स एक्टिविटी की स्टेज है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी की स्टेज मतलब प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जो है इन्होंने बताया वो जन्म से लेकर के 30 दिन तक, यानी कि लगभग 1 माह तक ये अवस्था चलती है। और इसमें जो है बच्चा केवल रिफ्लेक्स एक्टिविटी करता है। जैसे इसमें यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो है सकिंग रिफ्लेक्स। किसी भी चीज को, अंगूठे को, जो भी चीज को मिल जाए उसको चूसने की स्थिति होती है उसकी, तो ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी बहुत प्रबल होती है इस अवस्था में। तो स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी इसको इन्होंने बताया है। दूसरी स्टेज जो है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन से उनका तात्पर्य है कि ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे रिएक्शंस जिनको बार बार वो दोहराता रहता है। सर्कुलर का मतलब है दोहराना, बार बार रिपीट करना, और प्राइमरी है ये एक्टिविटीज, स्टार्टिंग स्टेज की एक्टिविटीज हैं।
और इस अवस्था को इन्होंने कहा 1 महीने से 4 महीने तक, 1 महीने से 4 महीने तक ये अवस्था रहती है, जिसमें वो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को दोहराता रहता है। केवल कुछ कुछ एक्टिविटीज उसके अंदर परिवर्तन होता है, परिवर्तित होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर वो बार बार दोहराता रहता है। और व्यवहार उसके जो है बहुत ही ज्यादा प्राइमरी लेवल के होते हैं, और उसके शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। तो दोहराने वाली स्थिति है, इसीलिए इसको वृत्ति जो है प्राथमिक व्यवहार या क्रियाएं कहा गया है। इसमें भी मोस्टली रिफ्लेक्स एक्टिविटी ही आती है, क्योंकि 1 से 4 महीने तक बच्चा उसी स्थिति में रहता है। तीसरा है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर। अब यहाँ पर भी दोहराने की तो स्थिति है, लेकिन सेकेंडरी उसकी कुछ क्रियाएं हो जाती हैं, और ये अवस्था जो है वो 4 से 8 महीने तक चलती है। इसमें जैसे किसी भी चीज को सेकेंडरी अब चीजें हो गई हैं, मतलब अब उसका ध्यान जो है रिफ्लेक्स एक्टिविटी से थोड़ा बाहरी वातावरण की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर वो किसी भी चीज को उलटना पलटना छूना, कोई भी चीज उसके सामने आती है उसको छू कर जरूर देखता है, उलटने पलटने का प्रयास करता है। अब उसका ध्यान अपने शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं से हट करके बाहरी वातावरण की तरफ आ रही है, और जानबूझकर वो उनको रिस्पॉन्स करता है, दोहराता रहता है, ऐसी क्रियाएं करता है जिसमें उसको मजा आता है, वो रोचक होती हैं और मनोरंजन करता है। तो इस तरह की क्रियाओं को वो दोहराने का प्रयास करता है। यहाँ पर वो एक्टिविटीज उसकी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। अब यहाँ पर सेकेंडरी जो चीजें हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होने की स्थिति आती है। और ये जो चौथी स्टेज है, इसमें बच्चा 8 से 12 महीने की अवधि में ये काम करता है। ये एक्टिविटीज उसकी 8 महीने से 12 महीने तक स्पेशली होती हैं। और यहाँ पर अब वो समझने लगता है कि किसी भी चीज को देखकर उसको पाने का उद्देश्य और उस तक पहुंचने की क्रियाएं दोनों अलग अलग है ना। इसका मतलब है, इसके पहले बच्चा समझता था कि कोई भी चीज अगर उसने देखी है तो वो आसानी से उसको पा सकता है, लेकिन यहाँ पर वो समझने लगता है कि जो चीज उसके सामने है तो बहुत ही मुश्किल से, जरूरी नहीं कि उसको आसानी से मिल जाए, उसको बहुत ज्यादा प्रयास भी करना पड़ सकता है उस तक पहुंचने के लिए। तो ये इस पे अंतर, मतलब उद्देश्य और साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है, और किसी भी चीज को अगर वहां से हटा दिया जाए तो उसको खोज करने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है, यानी कि यहाँ पर उसका ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाता है। इसके लिए वो बड़ों का अनुकरण करना भी प्रारंभ कर देता है, कि वो देखता है कि बड़े लोगों ने किस तरह से किसी चीज को अगर पाया है तो वो भी उन्हीं प्रयासों से उस चीज को पाने का प्रयास करता है। तो ये जो एक्टिविटीज जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, यानी कि उसका मेंटल एक्टिविटीज और मेंटल ऑपरेशंस यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। इस तरह से उसका इमिटेशन और यहाँ पर स्कीमा जो है, जो जनरलाइज्ड फॉर्म आता है उसका, यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं। सामान्यीकरण की स्थिति यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 12 महीने से 18 महीने तक की स्थिति है। इस स्टेज में इसमें बच्चा ट्रायल एंड एरर मेथड स्टार्ट करता है। ट्रायल एंड एरर मेथड से चीजों को, गुणों को समझने का प्रयास करता है, वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। और अब देखिए, यहाँ पर उसका बिल्कुल ही ध्यान अपनी शारीरिक क्रियाओं से अलग हट जाता है। बाहरी वातावरण में उसकी अभिरुचि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो चीजों में ट्रायल एंड एरर जो मेथड है वो अप्लाई करना बहुत तेजी से शुरू कर देता है। क्यूरियोसिटी मोटिव यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता है। अब उसकी जिज्ञासा जो है बहुत स्ट्रांग होती है यहाँ पर। तो ये है, और सर्कुलर वर्ड जहाँ पे है उसका मतलब उन चीजों को, ट्रायल एंड एरर मेथड को भी वो दोहराने का बार बार प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। और लास्ट में है स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। अब उसके अंदर नई क्रिएटिव चीजें, नई चीजें, नए इन्वेंशन जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। और ये अवस्था जो है 18 महीने से 24 महीने तक, लास्ट ऑफ इन्फेंसी स्टेज, यहाँ पर स्टार्ट होती है। और इस अवस्था में
बच्चे बहुत तेजी से चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। चिंतन शक्ति यहाँ पर उनकी तेजी से विकसित होती है और यहाँ पर बच्चे जो है वस्तु स्थायित्व को भी समझने लगते हैं। मतलब इससे पहले अगर बच्चों के सामने से चीज हटा दी जाए और लोग कहते हैं कि ये चीज तुम्हारी खो गई, चली गई, अब यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर तो बच्चे समझने की स्थिति में होते हैं कि चीज चली गई, लेकिन इस स्टेज में बच्चे समझने का प्रयास करते हैं कि वो चीज कहीं चली नहीं गई है, कहीं ना कहीं छुपा दी गई है। तो ये स्टेज यानी कि वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस जो है, इसी स्टेज पर पियाजे के अकॉर्डिंग इसी स्टेज पर प्राय जो है शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सारी चीजें जो है उसकी सेंसरी मोटर यानी कि संवेदनाओं के द्वारा वो सीखने का प्रयास करता है चीजों को। ये स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, मतलब प्री ऑपरेशनल का सीधा सीधा मतलब है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक अवस्था, ये जो है दूसरी स्टेज है पियाजे के अनुसार, और ये अवस्था जो है 2 से 7 साल तक चलती है। यानी कि चाइल्डहुड स्टेज की जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है वो। अब इसमें जो है बालक, उन्होंने कहा 2 अवस्थाओं में बढ़ता है। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो है, उन्होंने कहा प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और इंट्यूटिव स्टेज जो है, वो 2 अवस्थाएं यहाँ पे छूट गया है। ये 2 अवस्थाएं मेन है। ये जो 2 चीजें हैं ये लिमिटेशंस बताई हैं उन्होंने, तो इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए थोड़ा कि प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो है उनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज एंड इंट्यूटिव स्टेज। ठीक है, लिखा हुआ तो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज ये है और इंट्यूटिव स्टेज ये है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और इंट्यूटिव पीरियड। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज क्या है? 2 से 4 साल तक, यानी कि ये 2 से 7 साल का पीरियड को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो है वो 2 से 4 साल है और ये 4 से 7 साल तक। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में क्या होता है? इस अवस्था में जो है बच्चे सूचनाएं प्राप्त करते हैं और ये सूचनाएं जो है वो उनके दिमाग में मेंटल स्ट्रक्चर बनाती हैं। मेंटल स्ट्रक्चर के आधार पर ही वो चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। पियाजे के अनुसार बालक ये समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी ना किसी चीज के लिए किया जाता है। मतलब हर चीज के लिए हर वस्तु के लिए मेंटल स्ट्रक्चर और थिंकिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में। और उसके लिए वो 2 बातों पे बल देता है, सिंबल और साइन। ठीक है, संकेत और चिन्ह। यहाँ पर मानसिक चिंतन के लिए, मानसिक चिंतन का नाम है संकेत और चिन्ह। ठीक है, जैसे यहाँ पर वो अपने दिमाग में एक संकेत और चिन्ह बनाना प्रारंभ करता है। जैसे उसे अगर अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है तो वो अपनी माँ का चित्र या संकेत जो है उसको अपने दिमाग में चिंतन करने का प्रयास करता है कि ये जो है, ये चिन्ह, ये साइन जो है, ये सिंबल जो है वो उसकी मदद का है। और उसी के आधार पर वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मानसिक चिंतन करता है और उनकी जो है वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन उसी के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर उसके अंदर रिजेम्बलेंस नहीं होती है। तो ये चीज जो है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड की है कि वो यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, सिंबल एंड साइन। वो जो चीजों को समझता है वो सिंबल एंड साइन के थ्रू समझता है। ठीक है, और दूसरे जो पीरियड है इनका वो है इंट्यूटिव पीरियड। यहाँ पर उन्होंने बताया प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में कि इस स्टेज की 2 लिमिटेशन है, एनिमिज्म एंड इगोसेंट्रिक। इस स्टेज में पियाजे का कहना था
कि इस स्टेज में बच्चे के अंदर जो चिंतन होता है उसमें दो सीमाएं होती हैं, दो कमियां होती हैं कहना चाहिए। एक तो जीववाद और दूसरा आत्म केंद्रिता। जीववाद का मतलब है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी चिंतन होता है उसमें बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि कोई भी वस्तु, जीववाद का तात्पर्य है जीव और निर्जीव में अंतर। यहाँ पे बच्चे के चिंतन में जीव और निर्जीव में अंतर का विभेद विभेद के मतलब जो चिंतन है वो नहीं होता है, उसमें अंतर नहीं समझ पाता। वो हर चीज को जीवित समझता है, चाहे उसके सामने खिलौने भी है होते हैं तो वो सोचता है कि ये भी जीवित प्राणी की तरह ही काम करते हैं, उनको भी वो जीवित समझता है। तो ये लिमिटेशन है यहाँ पर थिंकिंग की। और ईगोसेंट्रिक का मतलब है बच्चा अपने तरीके से हर चीज को समझता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आत्म केंद्रित तरीके से हर चीज को सुनने समझने का प्रयास करता है, देखने का प्रयास करता है। तो ये दो लिमिटेशन इन्होंने बताई है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड की। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इंट्यूटिव पीरियड, इसी प्री ऑपरेशनल में इंट्यूटिव पीरियड है। इंट्यूटिव पीरियड में उन्होंने बताया कि 4 से 7 साल की अवस्था है और इसमें अब बालकों में इगोसेंट्रिक होने की बजाय थोड़ा सा रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप होती है। यानी कि यहाँ पर बच्चा आत्म केंद्रित तरीके से सोचता है, लेकिन यहाँ पर बच्चा वास्तविक और ऑब्जेक्टिव तरीके से समझने का प्रयास करता है, तार्किक तरीके से समझने का प्रयास करता है। यहाँ पे अनसिस्टमेटिक रहता है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वो सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4 से 7 साल की अवस्था जो है, ये पीरियड जो है, इसमें बच्चे का चिंतन जो है बहुत अधिक क्रमबद्ध तो नहीं होता है। क्रमबद्ध आप नहीं कह सकते कि बहुत क्रमबद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर उसका चिंतन जो है वो आपका रीजनिंग कैपेबिलिटी को लिए हुए होता है, तार्किक ढंग से सोचने का, ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचने का प्रयास करने लगता है बच्चा। ये इंट्यूटिव पीरियड है। यहाँ पर जोड़ घट मानसिक प्रक्रियाएं जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, इस तरह की जो कॉम्बिनेशंस हैं वो शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा जो है एक दिशा में चीजों को समझने का तो प्रयास करता है, लेकिन ये समझने का प्रयास नहीं कर पाता, ये समझ नहीं पाता कि चीजें रिवर्सिबल भी हो सकती हैं। यानी कि यहाँ पर बच्चा 4 से 7 साल में ये तो समझता है कि 4 में से माइनस करेंगे 2 तो 2 आएगा, लेकिन ये समझने का प्रयास नहीं करता कि 2 में से 2 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में जो है वो नहीं समझ पाता है। तो ये इस स्टेज की ये लिमिटेशन है यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। यहाँ पर जो रिवर्सिबिलिटी थी, रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब इधर से अगर कोई काम किया गया तो उधर से भी वापस भी वो प्रक्रिया हो सकती है, इसको समझ लेते हैं बच्चे। तो स्टेज ऑफ जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये अवस्था 7 साल से लेकर के 12 साल तक होती है। और इस अवस्था की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर मूर्त चिंतन जो है वो प्रभावी होता है। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, यहाँ पर जो क्रियाएं होती हैं वो मूर्त चिंतन के अकॉर्डिंग होती हैं। ऑपरेशंस जो होते हैं वो भी मूर्त जो हमारी संक्रियाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग होती हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशंस मतलब जो ऑपरेशंस होते हैं, जो मानसिक संरचनाएं उनकी बनती हैं, वो सारी मूर्त चिंतन को ध्यान में रखते हुए बनती है। अब यहाँ पर मेंटल और इस अवस्था की 3 जो मेन चीजें हैं प्याजे के अनुसार, कंजर्वेशन, रिलेशंस एंड क्लासिफिकेशन, ये 3 चीजें बच्चे यहाँ पर समझ लेते हैं। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, वही जो हमने पहले बताया था कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड यहाँ पर यूज हुआ है कंजर्वेशन कि मतलब अगर बच्चे को अलग अलग आकार की चीज दी जाए तो वो उसमें समझ लेता है कि ये पानी अगर इस शेप से इस शेप में पहुंचा है तो ये उतना ही पानी है। अब इसका
इसमें चेंज नहीं हुआ है, ये कंजर्वेशन। उसको वो समझने का प्रयास करने लगता है कि ये सारी चीजें एक वस्तु से पलटकर अगर किसी दूसरी चीज में उसी के अकॉर्डिंग चीज दी गई है तो वो समझ लेता है। अब वहां पर क्या था, उसके पहली स्टेज में ये चीज उतना स्पष्टीकरण नहीं था, यानी कि अगर आप वहां पर उस स्टेज में अगर समझाते बच्चे को कि अगर एक लंबा ग्लास है और एक छोटा ग्लास है तो उसमें वही पानी अगर आप उसमें डालेंगे तो वो कहेगा इसके पहले की स्टेज में कि पानी कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर वो समझ लेता है कि ग्लास का शेप बदल गया है लेकिन पानी उतना ही है। तो इस तरह की चीजों के मेंटल ऑपरेशंस यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। आपस में रिलेशंस जो है वो एक से दूसरे का संबंध स्थापित करना ये कर लेता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑपरेशंस हैं, जैसे रिलेशन का ऑपरेशन है, ये कंक्रीट ऑपरेशंस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशंस यहाँ पर नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आपने उसके सामने 3 ग्लास रखे या 3 वस्तुएं रखी तो वो ये बता देगा कि ये वस्तु छोटी है, ये वस्तु बड़ी है और ये 3 वस्तुओं की क्वालिटी अलग अलग है। 3 चीजें हैं, 3 ग्लास हैं, 3 कोई भी वस्तु है, ये बता देगा वो उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये तो चूंकि उसके सामने ये चीजें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप उससे पूछें इस तरह का प्रश्न कि अगर वो उसके मामा है, वो उसके चाचा है, और तो उन दोनों में क्या रिलेशन है, या वो उसकी माँ है, उसके भाई की मामी है, ऐसे करके इस टाइप के रिलेशन है ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चनिंग हुई। तो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चनिंग के आंसर्स वो यहाँ पर नहीं दे पाएगा। जो चीजें उसके सामने हैं उनके बीच रिलेशंस, उनके बीच कंजर्वेशन और उनके बीच क्लासिफिकेशन, ये वो अच्छी तरह से करने की स्थिति में होता है। जो चीजें उसके सामने है, लेकिन जो चीजें उसके सामने नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, वहां पर उसका चिंतन यहाँ पर वो उसमें सफल नहीं होता। उसका जो है लंबाई, भार, शेप, सब्सटेंस, इन सब चीजों के बारे में वो जो है अच्छी तरह से, अगर उसके सामने चीजें हैं तो उसकी क्वालिटीज, शेप्स अच्छी तरह से बता देगा, कौन सी चीज भारी है, कौन सी चीज हल्की है, ये नहीं। अगर आप उससे ये पूछे उसमें 4 किलो चीज है, उसमें 10 किलो है, फिर 20 किलो है, तो हो सकता है प्याजे के अनुसार उनके कहने का मतलब था कि वो इस समय नहीं बता पाएगा। यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी मैंने पहले बताया कि यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। अगर 4 इंटू 2 8 है तो वो अब बता देगा कि उसका जो डिवीजन होगा वो इतना ही होगा। तो ये 3 संप्रत्यय जो मेन है यहाँ पर, वो प्याजे ने बताया कि इन सब चीजों का इस स्टेज में बच्चा समझ लेता है। कंजर्वेशन, रिलेशन और क्लासिफिकेशन थ्रू कंक्रीट ऑपरेशंस एंड कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें ब्राउन एंड कुक ने इस स्टेज में एक लिमिटेशन बताई है। लिमिटेशन ऑफ दिस स्टेज इज दैट थॉट इज नॉट वेरी सिस्टमैटिक। यहाँ पर भी जो थॉट प्रोसेस है उसका बहुत सिस्टमैटिक नहीं होता है। अ चाइल्ड इन दिस स्टेज इज नॉट लाइकली टू कंसिडर ऑल लॉजिकली पॉसिबल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मतलब पूरी तरह से लॉजिकल पॉसिबल सॉल्यूशंस वो नहीं दे पाता है। ये उन्होंने ब्राउन एंड कुक ने बताया कि इस स्टेज की ये लिमिटेशंस हैं। ये प्याजे का कहना नहीं था, ये ब्राउन एंड कुक का कहना। तो ये तीसरी स्टेज है उनके अकॉर्डिंग, प्याजे के हिसाब से। इसके बाद लास्ट स्टेज है स्टेज ऑफ फॉर्मूला। अब इस स्टेज में चूंकि ये लास्ट स्टेज है उनके अकॉर्डिंग और ये 11 साल से लेकर के एडल्टहुड तक चलती रहती है, इसको औपचारिक संक्रियावस्था कहते हैं। इस स्टेज की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जो थॉट प्रोसेस है, जो मेंटल ऑपरेशंस है, उसके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर बढ़ने लगते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशन से एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर उसका जो थॉट प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक हो जाता है, क्रमबद्ध हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है, वस्तुनिष्ठ हो जाता है, इगोसेंट्रिक पूरी तरह से हट जाता है। हर चीज को वो वातावरण के हिसाब से, रियलिटी के हिसाब से, ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से सोचने का प्रयास करता है। वास्तविक चिंतन हो जाता है, लॉजिकल चिंतन हो जाता है उसका, डिसेंट्रिक हो जाता है। डिसेंट्रिक का मतलब वही है ऑब्जेक्टिव लॉजिकल।
और यहाँ पर उसका थॉट प्रोसेस फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। एक बने बनाए फॉर्मेट में उसका थॉट प्रोसेस नहीं रहता है, बल्कि बहुत ही जो है थिंकिंग उसकी चारों दिशाओं में ना हो जाती है उसकी। कहना चाहिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लेक्सिबल थिंकिंग यहाँ पर पूरी तरह से स्टार्ट होती है स्टेज ऑफ फॉर्मूला। तो इस स्टेज की ये क्वालिटीज हैं। अब इसके बाद में पियाजे की थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी बताई गई है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा पियाजे की थ्योरी वैसे तो चाइल्ड साइकोलॉजी में इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि इनकी जो थ्योरी है उसमें जो लिमिटेशन है वो सब्जेक्टिविटी की लिमिटेशन, मतलब जो इन्होंने पूरी थ्योरी दी है वो अपने बच्चों के जो ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया, उसी के अनुसार थी। तो बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं था उनका जो थ्योरी का जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया, सब्जेक्टिविटी है उसमें, ये कमी है इसमें। इसके बाद में गैलमैन वगैरह ने बताया कि इसमें जो है कहा कि बहुत बार जो अनुक्रियाएं होती हैं बच्चों की, उसको मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सेज हैं, पियाजे ने जो रिस्पॉन्सेज देखे वो उन्होंने अलग तरीके से समझा, उन्होंने अपने तरीके से समझा उन मेंटल ऑपरेशंस को या एक्टिविटीज को, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्टिव तरीके से उन पर नहीं देखा। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्टिविटी की लिमिटेशन है। ट्रेट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, उनका कहना था, पियाजे का कहना था कि जो थर्ड स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी की क्वालिटी बच्चों में डेवलप होती है, तीसरी स्टेज में, कॉन्क्रीट स्टेज में, जबकि मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये क्वालिटी जो है वो सेकेंड स्टेज में ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चों में ये क्वालिटी डेवलप हो चुकी होती है, ये मनोवैज्ञानिकों का कहना है। तो यहाँ पर भी उनकी थ्योरी में लोगों ने कमी बताई। क्वांटिटी ऑफ एक्सपीरियंस, पियाजे ने ये तो माना कि जो बायोलॉजिकल ट्रेड्स हैं और जो एक्सपीरियंस है वो उनके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करता है। मेंटल ऑपरेशंस जो बच्चों में होते हैं, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें एक्सपीरियंस और बायोलॉजिकल फैक्ट्स जो है फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में एक्सपीरियंस जो है उनके थॉट प्रोसेस को ज्यादा इफेक्ट करता है, इस चीज का वो स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। ये भी उनकी थ्योरी की एक लिमिटेशन मनोवैज्ञानिकों ने बताई। अब हम मेन पार्ट जो है वो देखते हैं कि हमने ये थ्योरी तो पढ़ी, अब इसमें हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, तो इसमें हम शैक्षिक परिदृश्य में हम क्या चीजें कर सकते हैं पियाजे की थ्योरी को पढ़ने के बाद। इसमें ये है, जैसे आपने स्टेजेस जो भी पढ़ी कि किस स्टेज में बच्चों में कौन कौन सी मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन सी मेंटल क्वालिटीज डेवलप होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग किस तरह से होती है। तो उन्होंने मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि टीचर को कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए, मेंटल ऑपरेशंस अच्छी तरह से उनमें डेवलप हों, इसके लिए मेथड ऑफ टीचिंग पर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। ऐसी मेथड ऑफ टीचिंग रखनी चाहिए जैसे मतलब अपने ही तरीके से ना पढ़ाते जाएं, बच्चों के थॉट प्रोसेस को समझने के लिए उनको मौके देने चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग ऐसा हो कि तरह तरह की सिचुएशंस में उनके विचारों को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो मेथड ऑफ टीचिंग जो है लर्निंग बाय डूइंग या इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड मेथड होने चाहिए, जिससे बच्चों में मेंटल ऑपरेशंस और मेंटल एबिलिटीज ज्यादा डेवलप हो। कैरिकुलम शुड बी डेवलप अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कैरिकुलम भी उसी तरह से डेवलप होना चाहिए कि जिस तरह से हम उनमें पूरी तरह से उनकी थिंकिंग एबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग हो, इस तरह से हमारा कैरिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए। टीचर शुड बी हेल्प्स इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑटोनॉमी, टीचर को इस तरह से क्रियाविधि अपनानी चाहिए, तरीके अपनाने चाहिए कि जिससे ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से रखने चाहिए जिससे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो और सीखने में एक ऑटोनॉमी डेवलप हो। एक बने बनाए ढांचे में ही हम उनको डालने का प्रयास ना करें, बल्कि उनको ऑटोनॉमी दे
कि वो अपने तरीके से सीख पाए। को करिकुलर एक्टिविटीज, उनमें ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज भी डेवलप मतलब करवाई जाए उनको, कि जैसे ऐसे कंपटीशन। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक चीज छूट गई है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्याजे के अनुसार। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में ही बच्चों में मतलब थिंकिंग जो एबिलिटी है उसको लैंग्वेज के थ्रू ही समझा जा सकता है। तो भाषा विकास, जब तक भाषा नहीं आएगी, भाषा विकास नहीं होगा, तब तक बच्चों में मेंटल प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं होगा। तो लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा वर्क किया जाना चाहिए, टीचर को करना चाहिए या करिकुलम में किया जाना चाहिए प्रावधान ऐसे कि लैंग्वेज पे बहुत फोकस किया जाए। तो इस तरह से हमने देखी प्याजे की थ्योरी। एक और चीज है कि प्याजे की थ्योरी काफी समय पहले की है, आपने देखा। तो आज अगर हम उसका एक चीज देखें कि आज बच्चों में जो जो इन्होंने स्टेजेस बताई हैं, हम देख रहे हैं कि बच्चे इस तरह के आजकल हो रहे हैं कि उनकी ये स्टेजेस एक स्टेज पहले की है ना। आज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा कंक्रीट स्टेज में ही कर ले रहा है ना, वो समझ जाता है कि ऐसे ऐसे है। तो आज इस जो थ्योरी है इसको अभी और ज्यादा अपडेट करने की आवश्यकता है कि आज के रेफरेंस में हम बच्चों को ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक स्टेज एडवांस में है होना चाहिए। तो इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है और हमें कैरिकुलम और अपने मेथोडोलॉजी उनके अकॉर्डिंग, आज के बच्चों के अपडेट, आज के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हमने पढ़ी प्याजे की थ्योरी। होप आपको समझ में आ गई होगी। टाइम हो चुका है, ये हम लोग सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बहुत थके थके से लग रहे हैं आप लोग, बहुत थक गए हैं समझने में क्या? नहीं मैम। बहुत ज्यादा समझ गए कि थकान होने लगी है।